आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में जो कोर्स है, पहले मैं आपको मार्किंग सिस्टम बता दूं कि एग्जाम में मार्किंग सिस्टम किस तरीके का रहेगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स में टोटल 100 नंबर का अपना सिस्टम है, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। 100 मार्क्स में से 30 नंबर होंगे प्रैक्टिकल के, 30 नंबर का अपना एक प्रैक्टिकल होगा, 14 मार्क्स स्कूल से दिए जाएंगे आपको, आपकी अटेंडेंस, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, इन सब के होंगे, और 56 मार्क्स का अपना पेपर होगा। हमें फोकस इन 56 मार्क्स पर करना है, ठीक है। 56 मार्क्स में हमारे 17 चैप्टर होंगे, 17 चैप्टरों के नंबर होंगे 56, ठीक है। जिनमें से हम पहली यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। और इसमें 4 चैप्टर हैं पहली यूनिट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि 7 मार्क्स के हैं। समझिए बात। आज हम यहां पहली यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम आज पहली यूनिट का पहला चैप्टर यहां आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना, सिस्टम काफ़ी इजी है और आपको रेगुलर अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है। इन सब बातों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो है चार्ज, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, या चार्ज कौन कौन से फील्ड क्रिएट कर सकता है। इन सब बातों को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चार्ज कैसे आता है ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले आप बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए किसी बॉडी पर चार्ज है, कैसे आया वो बात की बात है। आप फिलहाल ये समझिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो बॉडी पर चार्ज 2 कंडीशंस में हो सकता है। चार्ज की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। जो पहली कंडीशन है बच्चों वो है इन रेस्ट, किसी भी बॉडी पर चार्ज रेस्ट की कंडीशन में हो, मतलब चुपचाप बैठा हो, स्थिर अवस्था में हो, या वो मोशन में हो, मतलब गतिशील अवस्था में हो। किसी भी बॉडी पर चार्ज 2 तरीके से हो सकता है, रेस्ट पोजीशन में या फिर मोशन हो सकता है उसका। और मोशन भी उसके 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, पहला है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से देखिए, चार्ज किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आया या चार्ज किन कारणों से बना, उन सब बातों को हम अभी देखने वाले हैं। पहले तो आप ये देखिए कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो 2 पोजीशन में हो सकता है। पहली है इन रेस्ट पोजीशन, मतलब रेस्ट, चुपचाप बैठा हुआ अवेश, और दूसरा है इन मोशन, मतलब गति कर रहा हो। और मोशन भी 2 प्रकार का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। अब देखिए ध्यान से,
जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा बच्चों, तो ये क्रिएट करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होगा कैपिटल ई। जो हमारे चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज बॉडी पर होगा वो रेस्ट पोजीशन में होगा। कहने का मतलब जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो, ये क्रिएट करता है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सेकंड कंडीशन है जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा जिसका सिंबल कैपिटल बी होगा। यदि चार्ज किसी बॉडी पर रेस्ट पोजीशन में है तो इट क्रिएट ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक फील्ड और बनाएगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। एंड नेक्स्ट, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अगर चार्ज नॉन एसिलरेट या डीएसिलरेट ऐसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर दे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इनके साथ साथ कुछ वेव क्रिएट होंगी, कुछ वेव बनेंगी जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, छोड़ो। क्लियर है यहां तक? ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? हम आज फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बातें की हैं बच्चों चार्ज के बारे में। मैं रिपीट करता हूं एक बार, आप ध्यान से देखोगे। चार्ज किसी बॉडी पर दो तरीके से हो सकता है, इन रेस्ट पोजीशन एंड इन मोशन। इफ चार्ज एट इन रेस्ट पोजीशन इट क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो कुछ वेव बनाएगा जिनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो आप स्क्रीन पॉज कर लें, है ना। और ये जो मैंने चार्ट बनाया है ऐसे का ऐसा अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। जल्दी करो, फटाफट बना दो। स्क्रीन पॉज कर लो और जल्दी से बना दो। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। इस पर एक आध क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन देखिए कि एक चार्ज रेस्ट पोजीशन में है या स्टैटिक है, स्टैटिक भी तो बोल सकते हैं इसको। एक चार्ज आपका स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो वो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? तो आंसर आएगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट पोजीशन में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चार्ज मोशन में है तब कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? अब बच्चों यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मोशन बोला है उसने, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला, तो ये आंसर दे के ये आंसर दें। बच्चों फील्ड तो दोनों में दो ही है ना, इसमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स्ट्रा है, वो तो वेव है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आए कि एक स्टैटिक चार्ज है वो कौन सा फील्ड बनाएगा, और एक मूवेबल चार्ज है वो कौन सा फील्ड बनाएगा? तो आपका आंसर होगा बच्चों कि स्टैटिक चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जो आपका मूवेबल चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, यहां तक सबका एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है बच्चों वो एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या डेफिनेशन है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में हमारी यूनिट फर्स्ट है। अब नाम से ही समझते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से मान लीजिए, आप आवेश से मान लीजिए, और स्टैटिक वो कौन सी पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। भाई एक चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, अब वो स्टैटिक पोजीशन में है तो कौन सा फील्ड बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली सीधी सी बात है। तो उन सब की स्टडी, जिस ब्रांच या जो समूह है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप हेडिंग लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the branch of physics in which we study, the branch of physics in which we study about static charge and its properties, the branch of physics in which we study about static charge and its properties। क्लियर है यहाँ तक? दो बातें हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज स्टैटिक पोजीशन में होगा तो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनेंगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static charge and its properties. It's called electrostatic. It's called electrostatic. क्लियर है यहां तक? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ। उसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, वो है चार्जिंग। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है चार्जिंग। ध्यान सुनना कि चार्जिंग है क्या है, व्हाट इज द चार्जिंग। चार्जिंग एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखना, चार्जिंग या चार्ज कुछ भी बोल दीजिए कि आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो। हाउ कैन वी चार्ज ए बॉडी। हम एक बॉडी ले, उस पर हम चार्ज कैसे ला सकते हैं, चार्ज आएगा कहां से, उसकी बात करता हूं। बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नेचर में जो भी एलिमेंट हैं, जो भी सब्सटेंस हैं, वो सब एटम से मिलके बने हैं। हर चीज किससे मिलके बनी हुई है, एटम से। और एटम किससे मिलके बना है, एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पढ़ा है ना आपने। फॉर एग्जाम्पल्स, ये कोई एटम है, अब इसमें तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपने पढ़ा होगा कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें पाया जाता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है अपने आप में, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है। सुनना ध्यान से, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस राउंड करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस राउंड करते रहते हैं। हर चीज, हर पदार्थ में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे इसके अंदर, तो जिन्हें न्यूक्लियस नाम देंगे आगे। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड, ऑर्बिट में राउंड करता रहेगा। क्लियर है ना। अब ध्यान सुनना,
मान लीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल्स कोई भी पदार्थ है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल्स 5 प्रोटॉन एंड 5 न्यूट्रॉन्स, ऐसा मानिए आप। चार्ज की बात करूं अगर मैं, चार्ज का सिंबल क्यों रहेगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंबल हो जाएगा बच्चों QE, Q चार्ज का और E इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन संख्याओं को आप नोट कर लेना, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, माइनस में नेगेटिव है, ध्यान रखना एक बात, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या शॉर्ट में इस पूरी बड़ी संख्या को बच्चों में स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, -E। ऐसे ही मैं बात करूं अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की QP, तो ये आएगा बच्चों प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बस साइन ही अपोजिट होगा। और मैं बात करूं अगर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये होता है 0। तो अगर मैं चार्ज के कॉन्ट्रीब्यूशन से बात करूं तो न्यूट्रॉन की तो बात करना ही बेकार है शायद। न्यूट्रॉन तो 5 हो, 50 हो, 100 हो, कितने ही हो, कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है ही नहीं है ना भाई। तो बचे कौन कौन, 2, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब मुझसे कहा गया कि भाई इस बॉडी का चार्ज कितना है, ला बताइए। तो मैंने देखा कि यार एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -E स्मॉल ई, तो 5 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -5 स्मॉल ई, 5 प्रोटॉन का हो जाएगा +5E। न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता ही नहीं है, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। मतलब ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बॉडी की क्या पहचान है, ध्यान रखना। न्यूट्रल बॉडी की पहचान है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर, तो वो बॉडी क्या मानी जाएगी, न्यूट्रल। अब सुनो, मैं बात कर रहा था कि चार्ज कैसे लाएं किसी बॉडी के ऊपर, उसकी थीम चल रही है पूरी। तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, इसे मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो बच्चों इसे पॉजिटिव करने के देखो 2 तरीके मुझे समझ में आते हैं, शायद आपको भी आने चाहिए। वही बॉडी है ये, पॉजिटिव कैसे होगा भैया, ऐसा करो सर। तरीका नंबर 1, तो आप पॉजिटिव वाला पोर्शन बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स 5 ही रहने दो, प्रोटॉन 6 कर दो, 6 प्रोटॉन कर दो, ठीक है। न्यूट्रॉन से मतलब ही नहीं है। या एक तरीका ये भी है कि प्रोटॉन तो 5 रहने दो, इलेक्ट्रॉन 4 कर दो, करके देखने कितना बैठता है। 5 इलेक्ट्रॉन का हो गया बच्चों -5, 6 प्रोटॉन का हो गया +6E, तो टोटल कितना आया, +E। और यहां देखना 4 इलेक्ट्रॉन का -4E, 5 प्रोटॉन का +5E, टोटल कितना आया, +E। तो दोनों बार बॉडी पॉजिटिव हुई। तो पॉजिटिव करने के यहां आपको 2 तरीके नजर आ रहे हैं कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर दें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दें। 2 तरीके समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से देखना। पहला जो तरीका है, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज किए हैं, और दूसरे तरीके में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किए हैं। अब इनमें से एक तरीका सही है और एक गलत है। आप सोचिए क्यों बच्चों, ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है। रीजन क्या है, आप देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है बच्चों, वो है न्यूक्लियस फोर्स।
दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। इस नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप न्यूक्लियस के अंदर तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ना तो मैं प्रोटॉन चेंज कर सकता हूं और ना मैं न्यूट्रॉन चेंज कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाकर पॉजिटिव हो सकता था, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो बचा क्या? मैंने आपको 3 तरह के पार्टिकल बताए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, और प्रोटॉन या फिर इसको भी दोनों कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस में। तो हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन चेंज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, देखो पूरी कहानी का जो सिस्टम निकल के आया वो क्या आया, मैं साफ कर रहा हूं यहां से। यहां तक नहीं समझ में आया है भैया तो वीडियो दोबारा प्ले कर लेना। सुनो, चार्ज कैसे होगी बॉडी, ध्यान से देखना। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी भी बॉडी में 3 तरह के पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट्स इन ए न्यूक्लियस। दे हैव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स। देन वी कांट चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वी कैन चेंज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग करने का एक सिंपल तरीका समझ में आया कि चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर देंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करने के 2 तरीके हैं। इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, देन बॉडी बिकम नेगेटिव। और अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दिए तो बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। खेल समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगी और कम कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर कहानी? फटाफट आप नोट कीजिए। हेडिंग लिखें आप चार्जिंग। हेडिंग लिखिए आप चार्जिंग। मैं बोलता हूं जिस लिखना है। हेडिंग लिखें आप चार्जिंग, ठीक है। और चार्जिंग की नेक्स्ट लाइन में आप एरो लगा कर लिखिए। चार्जिंग की नेक्स्ट लाइन में आप एरो लगाइए और उसमें आप लिखिए देखो, everybody has electron, proton and neutron. Everybody has electron, proton and neutron. Everybody has electron, proton and neutron. Proton and neutron. Proton and neutrons are present in a nucleus. Everybody has electron, proton and neutrons. Proton and neutrons are present in a nucleus. Are present in a nucleus. They have stronger nuclear force. Proton and neutrons are present in a nucleus. They have strongly nuclear force. Strongly nuclear force. So we can't change. So we can't change number of proton and neutron. So we can't change
number of proton and neutron, number of proton and neutron. We can change only number of electron. We can change only number of electron. We can change only number of electron. So only electron is responsible. So only electron is responsible to charge any object. Only electron is responsible to charge any object. क्लियर? तो ये चार्जिंग का रीजन समझ में आया आपको कि भाई हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा, स्ट्रांगली न्यूक्लियस फोर्स लगेगा, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, तो आप केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हो। अगली लाइन में डैश लगाइए, नेक्स्ट लाइन में एरो लगा कर लिखिए, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if we increase number of electron, then body become negative. If we increase number of electron, then body become negative. Body become negative. And if we decrease number of electron, then body become positive. ठीक है? नेक्स्ट इसी में एरो लगाइए। ये बताइए आप मुझे कि इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है, सोच के देखिएगा ध्यान से, आंसर बोल के देखो आप। जो चार्जिंग का प्रोसेस है इसमें किसी बॉडी का मास चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इस क्वेश्चन आ जाए कि what effect on mass in charging? Option number 1, increase, decrease, no change, we can't say anything about it. क्या ऑप्शन रहेगा आपका? चार्जिंग के मेथड में बॉडी का मास चेंज होगा कि नहीं होगा? सोचिए, होगा, मास चेंज होगा। अब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए कि आप जब आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो आपको नंबर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन चेंज तो करने पड़ेंगे, और हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये सारे डाटा आपकी कॉपी में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, चाहे बहुत कम होता है फिर भी होता तो है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम किए तो कुछ मास कम हो जाएगा, और नंबर इलेक्ट्रॉन कम करूंगा मतलब बॉडी कैसे बनेगी? पॉजिटिव। तो जब आप बॉडी पॉजिटिव बना रहे हो तो मास डिक्रीज होगा, और जब आप बॉडी नेगेटिव बना रहे हो तो मास क्या होगा? इंक्रीज। अपनी बुद्धि का उपयोग करें और ध्यान सुने कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। जब आप बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा, ये कंफर्म है। अगर आप पॉजिटिव बना रहे हो, बुद्धि करो, पॉजिटिव कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन कम करके, तो मास भी कम हो जाएगा, और नेगेटिव कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन बढ़ा करके, तो मास भी बढ़ जाएगा। कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा किए हैं। तो चेंज ऑफ मास हो जाएगा n इंटू एम ई, डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में होगा, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। आप एक एरो लगाइए और एरो में लिखिए इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग
In the process of charging, in the process of charging, in the process of charging, mass of an object, in the process of charging, mass of an object will be changed. In the process of charging, mass of an object will be changed. Mass of negative body increase and for positive body it's decrease. Mass of नेगेटिव बॉडी इंक्रीज, नेगेटिव बॉडी का मास बढ़ेगा भाई, मास ऑफ नेगेटिव बॉडी इंक्रीज एंड फॉर पॉजिटिव बॉडी इट डिक्रीज, एंड फॉर पॉजिटिव बॉडी इट डिक्रीज. और ये फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एम इक्वल टू एन एम ई, डेल्टा एम इक्वल टू एन एम ई. पूरा जो भी आपको बोर्ड से लगे, ये आंकड़े वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो. क्लियर्स? ठीक है. नेक्स्ट साफ कर रहा हूं ना. नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी, देखिए बच्चों, देखो अगली हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग. ध्यान से देखना. नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी बॉडी को कितने मेथड से चार्ज कर सकते हैं. तो हमारे कोर्स में इसके 3 मेथड हैं. फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन. सेकंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन. एंड थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन. नोट करो जल्दी से. हेड डालते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग. इसमें लिखते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग. हेडिंग लिखें मैंने तो मेथड ऑफ चार्जिंग. फिर इसमें लिखें देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग. देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग. और तीनों के नाम लेंगे जल्दी से फटाफट. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन. क्लियर? स्क्रीन पॉज करके लिख लिया करें आप ना. नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाइए आप बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फर्स्ट हेडिंग देखिएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सुनो, फ्रिक्शन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को रगड़ना, रब करना आपस में. आपने एक एग्जांपल किया होगा, आप करके देखना, कि हम कोई प्लास्टिक की छड़ लें. आप कंघी ले लेना जिससे आप बाल काटते हो, कंघा लेना. जब आपके बाल सूखे हों, जैसे आप नहा के आए हों, आपने बालों में तेल वगैरह नहीं लगाया हो, तो आप कंघी को बालों पर रगड़ना ऐसे, है ना. और फिर छोटे छोटे टुकड़े लेना आप कागज के, जैसे आपका जो रफ पेपर है उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेना. उनको आप कॉपी के ऊपर डाल देना. फिर आप कंघी को बालों पर रगड़ना और उस कंघी को उन टुकड़ों के पास लेके आना. टच मत करना. जब पास लेके आओगे तो आप देखोगे कि वो छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी में चिपक जाएंगे. आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए. या फिर एक बलून लें, उसको बालों पर रगड़े और दीवार में चिपकाएं, तो कुछ क्षण के लिए वो बलून दीवार में चिपक जाता है. आपने ऐसा महसूस किया होगा, है ना. तो होता क्या है कि फ्रिक्शन में हमें जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे. व्हेन वी रब टू बॉडीज
each other, then some electron transfer from one object to another object. पर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को कहीं भी घिसो, जैसे मैं इसको चौक को बोर्ड पे घिस रहा हूँ काफ़ी देर से, तो क्या इसमें चार्ज आ चुका है? ऐसा नहीं है, कुछ विशेष पेयर हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कांच की जो छड़ होती है उसको रगड़े हम रेशम के कपड़े पर, जो ग्लास रोड है उसे हम रेशम कपड़े पर रगड़े, या एबोनाइट की जो छड़ है उसे कैट स्किन पर रगड़े, या फिर जैसे प्लास्टिक है उसको बालों पर रगड़े. ऐसे कुछ पेयर हैं. जब आप इन पेयर को आपस में रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा और ये बॉडी चार्ज हो जाएगी. तो वही तो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. तो हेडिंग लगाइए आप, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, और इसमें लिखें चार्जिंग बाई फ्रिक्शन लिखिए, व्हेन वी रब, रगड़ना मतलब टू ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट ऑन ईच अदर, then some electron transfer, then some electrons transfer from one object to another object. If we rub two objects on each other, then some electron transfer from one object to another object, so they become charged. So they become charged. So they become charged. ठीक है, ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. नंबर दूसरा देखिए, चार्जिंग बाई कंडक्शन. कंडक्शन कब होगा? जब आप दो ऑब्जेक्ट को टच करोगे. सुनना ध्यान से, इसका एग्जांपल आप एक पानी वाली टंकी समझें, उससे आपको समझ में आएगा कि आपके पास एक दो पानी की टंकियां हैं. एक खूब चौड़ी है, उसमें वाटर लेवल यहां तक है, पहली टंकी. दूसरी टंकी थोड़ी सी पतली है, सुकड़ी है, पर इसमें वाटर लेवल सपोज यहां तक है. दूसरी, जो पानी की मात्रा है, अमाउंट ऑफ वाटर पहले में ज़्यादा है, बट लेवल ऑफ वाटर दूसरे का ज़्यादा है. अगर हम एक पाइप से इन दोनों को जॉइंट कर दें नीचे से कट लगा करके ऐसे इस तरीके से, तो इनमें वाटर फ्लो होगा कहां से कहां? हाई अमाउंट से लो अमाउंट, या हाई लेवल टू लो. तो ये डिपेंड करेगा इनके लेवल पर, क्योंकि हाइट जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा. तो ये वाटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है कब तक? जब तक कि इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए. होगा ना ऐसा? सेम हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन में होगा. अगर मैं दो बॉडी लूं, पहली बॉडी और ये मान लीजिए आप दूसरी बॉडी, कंडीशन है कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए. मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब B1 इज नॉट इक्वल टू B2. अगर मान लीजिए इनका वाटर लेवल पहले बराबर होता, दोनों टंकियों का वाटर लेवल पहले से बराबर होता, तो क्या कनेक्ट करने के बाद इनका पानी फ्लो होता? नहीं होता. वही कहानी आए, अगर इनके पोटेंशियल सेम हुए तो कभी भी कंडक्शन नहीं होगा. बट अगर डिफरेंट पोटेंशियल हुए इनके और आप इनको कनेक्ट कर देते हो एक वायर से या टच कर देते हो आपस में, तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. कब तक? जब तक कि इनके पोटेंशियल बराबर ना हो जाए.
ध्यान सुनिए भाई, चार्ज का सीधा सा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा करने से है। कैसे करो? तो फ्रैक्शन में आपने दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कंडक्शन में क्या कर रहा हूं मैं? इफ वी कनेक्ट टू बॉडीज व्हिच पोटेंशियल इज डिफरेंस, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ये कहानी है चार्जिंग बाई कंडक्शन में। ठीक है, तो हेड लगाइए आप सेकंड, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और चार्जिंग बाई कंडक्शन में लिखिए, चार्जिंग बाई कंडक्शन लिखिए, इफ वी कनेक्ट टू बॉडीज, if we connect two bodies whose potential are different, if we connect two bodies whose potential are different, whose potential are different, then charge flow from one object to another object. If we connect two bodies whose potential are different, then charge flow from one body to another body until their potential becomes same, until their potential becomes same, until their potential becomes same. This process of charging is called charging by conduction. This process of charging is called charging by conduction. Charging by conduction. ठीक है। और तीसरा मेथड देखिए, चलो आज के लिए दो ही मेथड पर आते हैं ना, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है ना, ताकि हम कंटिन्यू ये वीडियो बनाते रहें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी का हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।